हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है बहुत बेहतर होंगे। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो मज़ा आपको यहाँ मिल रहा होगा कहीं पे नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ ऐसा पढ़ाया ही जाता है ना। एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर। हो सकता है जो पिछला वाला लेक्चर मेरा था उसमें वॉइस कम हो गई थी, इसीलिए मैंने PDF अपलोड करती थी, वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि फिर दोबारा लेक्चर करने में बहुत कठिन लगता है। सामने बच्चे बैठे हों तब फिर कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बच्चे ना हों फिर तो समस्या होती है। So today we are going to start numerical integration. The previous one we are discussed numerical differentiation. Then how to deal with numerical differentiation. There is a no formula. There is a no particular formula for numerical differentiation. We are using the previous one, है ना, which are studies in previous chapter. लाइक इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना। सेंट्रल डिफरेंस में जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, है ना, जो अनइक्वल इंटरवल के लिए, है ना, फॉर इक्वली स्पेस्ड एंड अनइक्वली स्पेस्ड के लिए जो भी हमने फार्मूले पढ़ रखे हैं, सेम फार्मूले को हम यहाँ यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस और तरीका आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए और समझिए। जैसा कि हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में आपसे बात किया था। किसके बारे में? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में। समझिएगा, चीज़ें बहुत बेहतर हैं, है ना। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में हमने आपसे बात किया था। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपसे बात किया था और बताया भी बहुत बेहतर तरीके से। चीज़ों को करके मैंने आपको सिखाया कि व्हाट इज़ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, कब हमको फंक्शन की जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो हमको कब और कैसे निकालनी है। जब डेरिवेटिव की वैल्यू हमको बिगिनिंग में दी जाती है ना, स्टार्टिंग और बिगिनिंग में, तो उस केस के लिए हम न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला यूज करते हैं। जब एंड में दी जाती है हमको डेरिवेटिव की वैल्यू कि नीचे से लास्ट पॉइंट से हमको डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, तो न्यूटन के बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करते हैं। जब मिडल में कोई वैल्यू दी जाती है हमको, तो इसके लिए हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले जो पढ़ रखे हैं, स्टर्लिंग फार्मूला हो गया, गॉस फार्मूला हो गया, बेसल फार्मूला हो गया, हम इनको यूज करते हैं और यूज करके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को बहुत आसानी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी आर गोज टू डिस्कस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, दैट इज अ क्वाड्रेचर फार्मूला, है ना। लिखो यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। व्हाट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? इसे हम क्वाड्रेचर बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेचर। क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे मान लो कि कोई हमको ऐसे इंटीग्रेशन दिया जाए a से लेके b पे fx और dx, ठीक इस तरीके से ये हमको इंटीग्रेशन दिया गया, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, सिंगल वेरिएबल का है। मतलब कोई इंटीग्रेशन फंक्शन हो और वो हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो, इसी प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर बोलते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन सिंगल वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन सिंगल वेरिएबल, single variable, the process is known as quadrature, ठीक। कोई भी इंटीग्रेशन हो जो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेचर नाम देते हैं। अब जो क्वाड्रेचर है ये डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है? मतलब ऐसे कोई विजुअल फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है, जिनको हम देख के बता सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेचर फार्मूला, दिस इज डिपेंडिंग ऑन दिस, डिपेंडिंग ऑन दिस, डिपेंडिंग ऑन दिस, वगैरह वगैरह, है ना। देन हाउ टू शो, कैसे हम इस बात को शो करेंगे? देखिए समझिए, जो क्वाड्रेचर फार्मूला होता है, लिखिए, है ना, क्वाड्रेचर फार्मूला डिपेंड ऑन, यहाँ पे लिख लो, क्वाड्रेचर फार्मूला डिपेंड ऑन, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? जो साइज होता है इंटरवल का उन पे डिपेंड करता है, रेंज क्या होती है इंटीग्रेशन की उस पे डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उस पे डिपेंड करता है, और ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू ये पास होता है उस पे डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ इंटरवल, एक पॉइंट है हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल, है ना, साइज ऑफ इंटरवल, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन,
है ना। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करता है अभी जब फार्मूला सिखाएंगे तो बताएंगे। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉइंट थ्रू व्हिच इट पास, है ना, पॉइंट थ्रू व्हिच इट पास, है ना। ऐसे पॉइंट जहां पे क्या होता है, पास होता है, उन पॉइंट्स या फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इंटरवल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा, रेंज क्या है इंटीग्रेशन पे उस पर डिपेंड करेगा, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा पॉइंट जिससे ये पास होता है उस वाली बात पे ये डिपेंड करेगा, ठीक। इसमें एक फार्मूला आता है कॉट्स फार्मूला, उसी फार्मूला से बाकी के जो पर्टिकुलर फार्मूले हैं वो निकलते हैं, लेकिन मैं पहले उसको नहीं बताऊंगा। मैं पहले आपसे कुछ और डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे आसान आसान फार्मूले डिस्कस करूंगा, उसके बाद में उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, जैसे देयर इज एन इंटीग्रल आई बराबर ए टू बी, है ना, ऐसा कोई इंटीग्रल आपको दिया जाए ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, है ना, ऐसा आपको इंटीग्रल कोई दिया गया है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो y है, ये जो y है वो क्या हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, कोई इंटरवल होगा, है ना, फंक्शन जो है ये डिफाइंड है, मान लो इस इंटरवल पे, है ना, इस इंटरवल पे ये डिफाइंड है, तो इंटरवल के कुछ डिस्टिंक्ट पार्ट किए जाएंगे, मतलब इसको अलग अलग पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इंटरवल को ब्रेक करेंगे। मान लो कि इस इंटरवल को मैंने ब्रेक किया, सबसे पहले ए को हमने ले लिया एक्स नॉट, कामा ए के बाद वाला जो टर्म आया उसको मैंने लिया एक्स नॉट में एच ऐड कर दिया, उसके बाद जो टर्म आया एक्स नॉट में 2h ऐड कर दिया, उसके बाद जो टर्म आया एक्स नॉट में 3h ऐड कर दिया, है ना, उसके बाद जो टर्म आया एक्स नॉट में 3h ऐड, ऐसे हम ऐड करते चले जाएंगे और लास्ट में एक्स नॉट में n-1h ऐड करेंगे, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास होगा n-1h, है ना, ये हमारे पास इतने जो पार्ट हमने किए, और लास्ट में जो है एक्स नॉट में NH ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे हम, NH ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, NH। तो टोटल ये जो लास्ट वाला टर्म है हमारे पास क्या है, B। तो जो टोटल इक्वल पार्ट से बने हमारे पास n+1 पार्ट्स है ना, n+1 पॉइंट्स बन गए। कितने पॉइंट बन गए, n+1 पॉइंट। मतलब कहने का ये है कि जैसे 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 इसको हम इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, जैसे पहला इंटरवल हमारा एक्स नॉट, फिर एक्स नॉट में एक बार एच जोड़ेंगे, फिर एक्स नॉट में एक बार 2h जोड़ेंगे, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, एक्स नॉट में एक बार NH जोड़ेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, टोटल इंट्रीज हो गई n+1। कितनी हो गई हमारे पास, n+1 हो गई, और y आपको दिया गया है। और ये जो पार्ट्स है सब इक्वल है, मतलब इनकी रेंज देखोगे तो सब इक्वल है ना, इक्वल पार्ट्स, क्योंकि इनसे डिफरेंस निकालोगे तो एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट, तो अगर इनकी रेंज देखोगे तो रेंज सबकी सबकी हमारे पास क्या आएगी, इक्वल। कैसे, इससे जब घटाओगे एक्स नॉट तो एक्स नॉट से एक्स नॉट घटेगा, एच बचेगा, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच घटेगा तो एक्स नॉट कट जाएगा, 2h से एच जाएगा, एच बचेगा। तो इस तरीके से हर एक केसेस में हमारे पास क्या निकल के आता है, एच ही निकल के आता है। हमारे पास क्या निकल के आता है, एच ही निकल के आता है। तो कितने पार्टीशंस में मैंने इसको ब्रेक किया, एक्स नॉट प्लस एच। तो कहने का मतलब ये है, सर क्या कहने का मतलब, आप कह ही नहीं पा रहे हैं। अरे रुको भाई, जैसे हमारे पास ए जो इंटीग्रेशन है ए से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स, है ना, ये इंटीग्रेशन है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे सर, एक्स नॉट से लेके, है ना, स्टार्ट करेंगे एक्स नॉट प्लस एच एफ एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एस से स्टार्ट करेंगे, एक्स नॉट प्लस 2h लिखेंगे, ऐसे इसको तोड़ते जाएंगे और लास्ट में एक्स नॉट प्लस n-1 s से स्टार्ट करेंगे और एक्स नॉट प्लस NH यानी b तक जाएंगे और एफ एक्स डी एक्स। तो एक इंटरवल के इंटीग्रेशन को हम कहाँ इतना तोड़ेंगे, इस तरीके से, इस कदर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, कि भूल जाएंगे, समझिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये आई दिखा है हमारे पास, आई है, तो ये हमारे पास स्टार्ट हुआ मान लो एक्स नॉट से, और हम जाएंगे कहाँ पे, एक्स नॉट प्लस NH तक जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स और डी एक्स। एफ एक्स हमारा कुछ और नहीं है, ये y है, जो फंक्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको यूज करेंगे। अब देखो, एक या तो n दिया जाएगा या तो आपको h दिया जाएगा।
या तो आपको n दिया जाएगा या तो आपको h दिया जाएगा। अगर n दिया जाएगा तो h निकल आएगा, h दिया जाएगा तो n निकल आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पहले तो हम क्वाड्रेचर फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लिखो क्वाड्रेचर फार्मूला, है ना, लिखो क्वाड्रेचर फार्मूला। क्वाड्रेचर फार्मूला कि क्वाड्रेचर फार्मूला सर होता क्या है, समझिए और जानने का प्रयास करिए। मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि हाउ टू डील विद दिस क्वाड्रेचर फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला आता है ट्रेपेजाइडल रूल। सबसे पहला आता है ट्रेपेजाइडल रूल, ट्रेपेजाइडल रूल, है ना। सबसे पहले ट्रेपेजाइडल के रूल को हम सीखेंगे। इस रूल को हम कैसे लिखते हैं और क्या खबर होती है इस रूल की, ट्रेपेजाइडल से हम किन पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करते हैं। जैसे इसमें n जो होगा वो n को हम कुछ भी ले सकते हैं, आइदर इवन हो या फिर कोई ऑड नंबर हो, कुछ भी हम n को लिख सकते हैं, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये x0 से इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ और x0 प्लस ns तक गया, x0 से स्टार्ट हुआ, x0 प्लस ns तक गया। यहाँ fx था, fx को ही y हम लिख रहे थे, y dx बराबर हमने लिख दिया। तो इसका जो फार्मूला होता है, आगे आपको h लिखना है, आगे आपको h लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, आगे आपको h लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। इसमें पहला लिखना है टर्म फंक्शन की वैल्यू और आखिरी वाले फंक्शन की वैल्यू लिखनी है और इसको 2 से डिवाइड करना है। पहला फंक्शन लिखना है और आखिरी वाले फंक्शन की वैल्यू लिखनी है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे मान लो कि y0 मिला आपको x0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक, x0 प्लस h के करस्पॉन्डिंग मान लो आपको y1 मिल गया, ऐसे x0 प्लस 2h के करस्पॉन्डिंग मान लो आपको y2 मिल गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके के जो टर्म आएंगे तो पहला और आखिरी आपको जोड़ देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। बाकी जितने टर्म बचे हुए हैं, जैसे y1 आपके पास बचा हुआ है, y2 बचा हुआ है और कहाँ तक yn-1 तक बचे हुए हैं, क्योंकि पहला y0 और yn तो निकाल लिया, बाकी जितने बचे यहाँ लिख देंगे और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। दिस इज द फार्मूला ऑफ ट्रेपेजाइडल रूल। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा फार्मूला यही होता है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं पड़ता। पहला जोड़ेंगे, है ना, पहला और आखिरी जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी जितने फंक्शन बचेंगे उनको जोड़ के लिख देंगे। क्या सर मैं इस पे एक सवाल आपको समझाएं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सर बता दीजिए तो मज़े आ जाता। देखिए भाई, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, 0 से 1 इंटरवल है और यहाँ पे fx लिखा है और dx लिखा है ना, वेयर आपको बताया गया कि fx और कुछ नहीं है, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और इसमें n का मान आपको कंफर्म करके दे दिया। मान लो कि n बराबर, मान लो कि वो आपको 5 दे दिया या मान लो 4 दे दिया, n का मान, उसने n का मान दे दिया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, ट्रेपेजाइडल से, क्योंकि अभी हमारे पास वही है ट्रेपेजॉइडल, है ना, क्योंकि n इवन है तो हम लगा सकते हैं, चाहे ऑड हो उसमें भी ट्रेपेजॉइडल हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे लगाओगे ये आपको देखना ज़रूरी है कि fx तो आपको दिया गया है कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना fx आपको दिया गया है। बहुत बढ़िया। अब जैसे n हमारे पास 4 है, तो जैसे 0 है, 0 से, है ना, जो नीचे होता है, अगर इससे आप कंपेयर करोगे x0 से लेके हम कहाँ तक गए थे, x0 प्लस ns तक गए थे, यहाँ था fx और dx। इससे जब इसको कंपेयर करोगे 0 से 1 fx और dx को कंपेयर करोगे तो x0 हमारा 0 आएगा, x0 प्लस nh हमारा 1 आएगा। कहने का मतलब x0 तो हमारा 0 हो गया एंड x0 प्लस nh बराबर हमारे पास 1 हो गया। तो x0 का मान 0 रख दिया, n का मान हमारे पास 4 है, तो h का मान क्या यहाँ से नहीं निकल आएगा, तो h का मान हमारे पास 1/4 आ गया। अगर मान लो हमारे पास h का मान 4 दिया जाता तो n का मान हम निकाल सकते थे इसी वाले प्रोसेस से। बहुत बढ़िया। ऐसा होने के बाद अब क्या करोगे सर? अरे बताते हैं मन्ना, सब्र रखो, ठंड रखो, एवरीथिंग विल बी आपके सामने आ जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अरे समझ में तो बिल्कुल आएगा भाई, ऐसी कौन सी बात है मैं तुम्हें बताऊं और समझ में ना आए? दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कुछ बताऊं और आपको समझ में ना आए। क्लियर है?
जैसे यहाँ से n का वैल्यू दिया गया था तो हमने h का वैल्यू निकाल लिया। जितने n आपको दिए जाते हैं उससे एक ज़्यादा n निकलता है। जैसे हमारे पास n 4 दिए गए हैं, n 4 दिया गया तो हमारे पास 5 फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले आएगा आपका x0, दूसरा आएगा x0 प्लस h, तीसरा आएगा हमारे पास x0 प्लस 2h, चौथा आएगा हमारे पास x0 प्लस 3h, पाँचवा आएगा हमारे पास, देखते रहना x0 प्लस 4h, है ना। n 4 दिया गया तो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक। अब हमारे पास जो x0 है हमको यहाँ पे सब पे यफ लगा देना। हमको क्या लगा देना? सब पे यफ लगा देना। ऐसे क्वेश्चन लगाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। f लगा दिया, बहुत बढ़िया। यफ x0 की वैल्यू क्या है? 0, बहुत बढ़िया। यफ x0 की वैल्यू क्या है? 0। h की वैल्यू क्या है? 1/4, बहुत बढ़िया। यफ x0 की वैल्यू क्या है? 0। h की वैल्यू 2 है, 1/4 आई है, बहुत सही। यफ x0 की वैल्यू क्या है? 0। 3। h की वैल्यू क्या है? 1/4। यफ x0 की वैल्यू क्या है? 0। 4। h की वैल्यू क्या है? 1/4, बहुत बढ़िया। ये हो गया f0 हमारा, ये हो गया हमारे पास f 1/4, ये हो गया हमारे पास f 1/2, 2 से जब 4 कटेगा, ये हो गया f हमारे पास 3/4, ठीक। ये हो गया f हमारा 4 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसको हम नाम दे देंगे क्या? y0, इसको नाम दे दिया y1, इसको नाम दे दिया y2, इसको नाम दे दिया y3 और इसको नाम दे दिया हमने y4। ये हमने नाम इसको दे दी। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छा। एवरीथिंग विल बी विजिबल, ठीक है। जब इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएं, अब यहाँ पे f0 का मान जो फंक्शन आपको दिया गया है यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें x की जगह जैसे आप 0 रखोगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1। यह आ गया 1/1 प्लस 1/4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे 1/1 प्लस 1/16, तो 16 एकम 16 हो जाएगा 17, यानी 16/17 आ जाएगा। इसको जब रखोगे 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 1/1 प्लस 1/4, तो यह आ जाएगा 4/5 सॉल्व करोगे जब। तो इसमें जब रखोगे 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करोगे ऐसे, तो आ जाएगा 1/1 प्लस 3 3 9 4 चक्कू 16, 16 और 9 25 होता है, 16/25 आ जाएगा। 1 रखोगे 1/1 प्लस 1, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2, यानी 1/, कितना आ जाएगा 2। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये हमारे पास आ गई। पहली वैल्यू आप देखिए, बड़े आराम से समझिएगा। पहली वैल्यू, लास्ट की वैल्यू हम एक में जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे और बीच की सभी वैल्यू को अलग से जोड़ देंगे, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इतनी ही कहानी है, इतनी ही जवानी नहीं। गलत बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखो, बाई ट्रेपेजाइडल रूल हम क्या कहेंगे? बाई ट्रेपेजाइडल रूल, है ना। ट्रेपेजाइडल रूल से हम कहने वाले क्या हैं बच्चा? ट्रेपेजाइडल रूल से हम ये कहने वाले हैं, हम बस ये करवा रहे हैं ताकि आपको मजा आ जाए थोड़ा सा कि हाँ ऐसे करना है। फिर आगे की चीजें कैसे करेंगे वो भी बात हम आपको बड़ी आसानी तरीके से बता देंगे। ट्रेपेजाइडल रूल से हमने कहा क्या? हमने कहा था कि जब भी हम ट्रेपेजाइडल रूल लगाएंगे तो जो भी हमको इंटीग्रेशन दिया जाएगा, इंटीग्रेशन हमें ये दिया गया, वो माय गॉड क्या इंटीग्रेशन था। बाहर हम क्या लिखेंगे? कुछ भी तो नहीं लिखेंगे, नहीं भाई लिखेंगे ट्रेपेजाइडल रूल। मुझे भूला नहीं है, याद है अभी भी वो ट्रेपेजाइडल रूल होता क्या है, देखिए और समझिए। ट्रेपेजाइडल रूल होता है, h बाहर लिखते हैं, ट्रेपेजाइडल रूल में हम h को बाहर लिखते हैं। ट्रेपेजाइडल रूल के लिए हम h बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहला जोड़ते हैं और आखिरी वाला जोड़ते हैं। क्या आपके क्वेश्चन में आखिरी वाला y4 है? यस सर, y4 ही है, तो हम y4 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं, y1 बचा हुआ, y2 बचा हुआ और y3 बचा हुआ, इनको एक पास में जोड़ लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कैलकुलेटर का काम। h का मान निकल के आया है 1/4, क्योंकि n हमको दिया था। y0 का मान आपके पास है, देखिए पीछे, y0 का मान है आपके पास 1 और आखिरी वाला मान है 1/2। 1 प्लस 1/2, इसको हम 2 से करेंगे भाग, प्लस पहला y1 y2 y3 की जब हम बात करेंगे 16/17, 4/5, 16/25, 16/17, 4/5, 16/25, है ना। कैलकुलेटर से इसे हम सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर निकलेगा वही आपकी कहानी को लिखेगा,
किसके? नंबर्स की। 5 + 2 = 7, कहानी खत्म, पैसा हजम। समझ आ रहा है कि नहीं? ये हो गया हमारे पास ट्रेपेजाइडल रूल। इसी क्वेश्चन को हम सिम्पसन 1/3 से कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सिम्पसन 3/8 रूल से कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैटर्स, इसको हम सिम्पसन 3/8 से नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि n जो है वो 4 है। सिम्पसन 3/8 में n की जो वैल्यू लेता है वो 3 का मल्टीपल्स लेता है, इसलिए हम नहीं कर सकते। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और जानने का प्रयास करिए, तभी तो कहानी बन पाती है, अदरवाइज कहानी नहीं बनेगी। देखिए और मैं आपको समझाता हूँ और अच्छी तरीके से समझिए। हमारे पास एक दूसरा रूल आया है, सिम्पसन 1/3 रूल। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल। इस रूल को हम कैसे लिखते हैं? इसमें एक खास बात होती है, जो n की वैल्यू है वो इवन होनी चाहिए। मतलब n आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरीके का होना चाहिए। n को हम 5 इसमें कंसीडर ही नहीं कर सकते। n को 5 हम इसमें कंसीडर ही नहीं कर सकते। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। कैसे फार्मूले लिखते हैं? x0 से स्टार्ट करते हैं और x0 + ns तक चलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? y(f(x) लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? y(f(x) लिखते हैं। उसके बाद जैसे 1/3 है तो h/3 लिखेंगे। 1/3 है तो हम क्या लिखेंगे? h/3 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। 1/3 है यानी 1/3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/8 होगा तो 3/8 को हम किससे? h से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पहला टर्म लिखेंगे और आखिरी वाला टर्म आपस में ऐड कर लेंगे। पहला टर्म और आखिरी वाला टर्म हम क्या करेंगे? आपस में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 टाइम्स आता है और यहाँ पे 2 टाइम्स आता है। एक में 4 टाइम्स आता है, एक में 2 टाइम्स आता है। 4 टाइम्स में क्या होता है? जितने इवन वाले टर्म होते हैं 2 टाइम्स में वो ले लेते हैं और 4 टाइम्स में ऑड वाले टर्म लेते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आता है 4 टाइम्स ऑड वाले टर्म और 2 टाइम्स इवन वाले टर्म। सर समझ नहीं पाए आपने कर क्या दिया? सर समझ नहीं पाए आपने कर क्या दिया? इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, याद हम लोग इसको ऐसे किए थे कि h/3 है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स ऑड वाले 2 टाइम्स इवन वाले, ऐसे याद किए थे। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे y0 से चलेंगे हम, y1 ऐसे नहीं लिखते, y0 y1 y2 y3 ऐसे हम चलेंगे कहाँ तक? yn तक। अब देखो इसका पहला और लास्ट ऐड करेंगे प्लस 4 टाइम्स ऑड वाले यानी y1 y3 ऑड वाले, सब स्क्रिप्ट ऑड हो, y5 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टाइम्स इवन वाले, कहाँ तक जाएंगे? n-1 तक ही जाएंगे। इवन में क्या आएगा? y2 y4 y6 इस टाइप से, यानी सब स्क्रिप्ट इवन हो, है ना, इस तरीके से। और 1/3 से गुणा और बाहर h, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? x0 से लेके x0 + nh और fx और dx। दिस इज अ सिम्पसन 1/3 रूल। ये हमारे पास क्या होता है? सिम्पसन 1/3 रूल। याद करने का तरीका समझ में आ गया कि कैसे हम इसको याद कर देंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, सिम्पसन 1/3 हो गया। तीसरा रूल आता है हमारे पास, सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक। हाँ, सिम्पसन 3/8 रूल हमारे पास क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस और डील आपसे करने का प्रयास करते हैं। देखिए और समझिएगा, बहुत बेहतर चीज़ें हैं, आपको मज़ा और आनंद आने वाला है। सिम्पसन 3/8 भी यही होता है, बस n जो हम चूज करते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। जो हम n चूज करते हैं वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सर 3 का मल्टीपल? अबे गधे, 3 का पहाड़ा जानते हो ना, 3 6 9 12 15 18 21 ऐसा होना चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल यानी इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, यानी 6 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, तो इवन भी है ऑड भी है। लेकिन इसमें ये कोई कहानी नहीं है कि इवन ही होगा या ऑड ही होगा, बट कहानी ये ज़रूर है कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और मामला मैं गड़बड़ होने नहीं दूंगा, ये आप समझ लीजिए।
समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया, मज़ेदार कहानी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। वही कहानी इसमें भी आती है। सर कहानी क्या है? फार्मूला तो लिखें पहले। x0 से स्टार्ट करेंगे, x0 प्लस NH पे जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे fx और dx। fx का मतलब y ही है ना? इतना कंफ्यूज है, डोंट बी कंफ्यूज। हमारे यहाँ रह के कंफ्यूजन आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है? y बराबर fx और हमारे पास क्या है? dx है। यही कहानी है। जैसे वहाँ h से गुणा करने पड़ता है, लेकिन इसमें 3/8 है तो 3/8 कर दिया। फार्मूले में जैसा है वैसा लिखने में हमको क्या समस्या है? 1/3 थी, 1/3 कर दिया था। ट्रेपेजोइडल में कुछ नहीं था तो खाली h कर दिया था, बस कहानी खत्म। ओके, बहुत बढ़िया। फिर पहला और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट टर्म मान लो y0 मान लिया मैंने, लास्ट टर्म हमने yn मान लिया। पहला टर्म और आखिरी टर्म पहले हम जोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। उसके बाद क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट टर्म। हम करेंगे 2 टाइम्स 3 का पहाड़ा, ऐसे याद किया था मैंने। 2 टाइम्स 3 का पहाड़ा यानी y3 y6 y9 y12 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना? और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। 2 टाइम्स 3 का पहाड़ा, फिर 3 टाइम्स बचा हुआ। बचा क्या है? y1 बचा है और y2 भी बचा है, y3 आ गया, y4 भी बचा है और y5 भी बचा, प्लस डॉट डॉट डॉट। जितना कुछ बचा हुआ है वो सारा हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा ऐसे हमने याद किया था। कैसे सर याद किया था? 3/8 लिखा था, यहाँ पे h लिखा था ऐसे, ठीक। और ये पहला टर्म यानी फर्स्ट प्लस लास्ट f और l लिखा था। यहाँ लिखा था 3 टाइम्स बचा हुआ, क्या लिखा था? 3 टाइम्स बचा हुआ प्लस 2 टाइम्स 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। ये सब चलता कहाँ है? सबस्क्रिप्ट में चलता है। ये सब चलता कहाँ है? सबस्क्रिप्ट में चलता है। और उस हिसाब से चीज़ों को हम करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। इतना कठिन है नहीं जितना कठिन आप लोग बनाते हैं। अब देखो, इन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला जो रिजल्ट आता है, मतलब ये सब जो वैल्यूज़ पॉलिनोमियल की या जो कुछ भी निकाल के देते हैं, है ना, उसमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती। लेकिन इन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला जो रिजल्ट होता है, मोर एक्यूरेसी रिजल्ट या मोर एक्यूरेट रिजल्ट जो होता है, इसके बाद आता है मोर एक्यूरेट रिजल्ट। समझिएगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट जो होता है वो हमारे पास होता है ना, वेडल्स रूल, है ना। जो वेडल्स रूल होता है ये कोई पैटर्न लेके नहीं चलता है, इसकी औकात बहुत बड़ी होती है ना। चौथे नंबर पे आ गए हम, वेडल्स रूल। ये सारे रूल जो हैं क्वाड्स रूल से फाइंड आउट हो सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया? वेडल्स रूल। बस इसमें आपको ये याद रखना है, n जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 6 होगा। जैसे वो 3 का पहाड़ा होता है, ये हमारे पास 6 का पहाड़ा होना चाहिए। यानी n को हम 6 लिख सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 12 लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम 18 लेंगे, बीच का कोई नंबर नहीं ले सकते। n की चॉइस अगर आपको दी गई है कि हाँ 6 है तो 6 है, बहुत अच्छी बात है। बट इफ n इज नॉट गिवन देन वी आर कंसीडर ओनली मल्टीपल ऑफ 6। हम सिर्फ कंसीडर करेंगे कि वो 6 के पहाड़े के अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर 6 के पहाड़े के अंतर्गत आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो 6 के पहाड़े के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं तो बात अच्छी नहीं है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, समझिए आगे। वेडल रूल, मल्टीपल ऑफ 6। वैसे ही इसको भी लिखेंगे, x0 से स्टार्ट करेंगे और x0 प्लस NH तक जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे y(f(x), है ना, y बराबर fx और dx। इस तरीके से यही होता है। बहुत बढ़िया। इसमें बाहर आता है 3/10 और h, है ना। h का जो मल्टीप्लाई होता है वो 3 कितना होता है? 10 होता है। फिर हमारे पास आता है y0 प्लस का 5y1 प्लस का y2 प्लस का 6y3 प्लस का y4 प्लस का y4, है ना, प्लस का 5y5 प्लस का 2y6 प्लस का 5y7 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें पैटर्न समझ ही नहीं आता है क्या, है ना। देखो 1 के साथ और फिर हमारे पास 5 के साथ, 1 के साथ 5 है, 5 के साथ 5 है, फिर 7 के साथ 5 आ गया। यहाँ देखो 3 के साथ 6 है,
और 6 के साथ 2 है। मतलब इसका कोई खास पैटर्न नहीं है, आपको इसको ऐसे ही याद करना है। ऐसे वह 1 5 1 151 6 1 5 615 2 5 25, इस तरीके से 151 215 25, 151 200 615 25 का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लिखोगे 151 151 यानी क्या y1 5y नहीं y0 5y1 y2, फिर लिखोगे 615 6y3 y4 5y5 ऐसे है ना, फिर 25 लिखोगे 2y6 5y7। इस तरीके से याद करने का तरीका है, हमने ऐसे ही इसको रटा था, तो इसीलिए थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि आप इसको कैसे रटेंगे। लेकिन थोड़ा ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब एक्यूरेसी में लाजवाब रिजल्ट है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ, एक क्वेश्चन लगाता हूँ और उस क्वेश्चन को कम से कम 2 फार्मूले से करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में ये है क्या। देखिए एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 0 से लेके 2 की लिमिट है और x की पावर कितना है 1/3 और यहाँ पे dx दिया गया है। कह रहा है यूज़ करो ट्रेपेजाइडल, है ना, नहीं हम यूज करेंगे, वो n बराबर क्या दिया 8 दिया है। तो आपको अब आइडिया लगाना है, अब आपको आइडिया लगाना है, इधर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यन आपके पास चाहे इवन हो या ऑड हो, हम ट्रेपे यूज कर सकते हैं। अगर n आपके पास हमारे पास इवन है तो इस केस में सिम्पसन 1/3 यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास n मल्टीपल ऑफ 3 है तो इस केस में हम सिम्पसन 3/8 यूज कर सकते हैं। अगर n हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 है तो इस केस में हम वेडल रूल यूज कर सकते हैं। ये हमारे पर यूजफुल रिजल्ट है। अभी 4 मैंने बताया, इन्हीं 4 के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। अब समझिए, जैसे n हमारे पास यहाँ इवन है, ट्रेपेजोइडल भी यूज कर सकते हैं, सिम्पसन 1/3 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन n इवन होने के साथ साथ 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर मान लो ये 6 होता तो इवन है, ट्रेपेजोइडल भी यूज कर सकते हैं, 1/3 भी यूज कर सकते हैं और 3 का मल्टीपल भी है यानी सिम्पसन 3/8 भी यूज करते। अगर ये हमारे पास 6 होता तो मैं 6 लेके चलता हूँ। देखिए मैं इसको 6 ही बनाता हूँ, 8 की जगह पे 6 बनाता हूँ। तो इसमें हम ये तीनों रूल यूज कर सकते हैं, है ना, और ये चारों यूज कर सकते हैं। चूंकि 6 है, 6 का मल्टीपल है, तो इस केस में हम ये चारों रूल यूज कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम कोई भी रूल यूज करें काम हो जाएगा। एवरीथिंग विजिबल ना हो ना, काम हो जाएगा। अगर n 6 ना होता, जैसे 8 था, तो 8 में हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी थी कि हम ट्रेपेजाइडल यूज कर ले और सिम्पसन 1/3 यूज कर ले। बट यहाँ 8 ना होने के कारण मैं इसमें चारों के फार्मूले यूज कर सकता हूं क्योंकि हमारी कैटेगरी में आता है, हमारी कैटेगरी में आता है। देखिए मैं समझाता हूं आपको, n बराबर 6 लेके चल रहे हैं। जितना आपको यहाँ n दिया जाएगा, फंक्शन की वैल्यू जो एक ज़्यादा बनती है, मतलब आपको ऐसे लिखना है y0 और y1। y0 की वैल्यू हो गई f(x0) होता है, y1 की वैल्यू हमारे पास होती है f(x0 + h) होता है। ऐसे y2 की वैल्यू आप लिखोगे f(x0 + 2h) होगा। y3 की वैल्यू लिखोगे आप तो f(x0 + 3h) होगा और y4 की वैल्यू लिखोगे आप तो f(x0 + 4h) होगा, है ना। ऐसे आगे और बढ़ेंगे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं। सर कौन सी चीज़? देखिए मैं इसको बाद में लिखता हूँ, पहले ये देखो, हमारे पास इसको जब कंपेयर करोगे कहाँ से, x0 + x0 ns से fx को और dx को, तो ये है 0 से 2 x + 1/3 dx। आप इतना जानो x0 की वैल्यू क्या है 0, x प्लस इसकी nh की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से x0 हमारे पास आ गया 0 और x0 प्लस nh की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। x0 की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो 0 + n की वैल्यू 6 दी गई है, h बराबर हो गया 2, तो h का मान निकल गया 2/6 बराबर 1/3, यानी h बराबर 1/3 आ गया। मान लो कि कोई वैल्यू आपको ना दी जाए, ना तो n दिया जाए ना तो h दिया जाए, तो हम अपनी चॉइस के अनुसार कम से कम 3 या 4 पद निकलने के लिए n को 5, 6, 4, 3, 2 कुछ भी लेके कोई भी सा फार्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? बहुत बढ़िया। h का मान पता चल गया। फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है f, x की पावर हमारे पास कितना है 1/3। अब निकालो y0 की वैल्यू यानी f(x0), है ना।
एक्स जीरो का वैल्यू आया है 0, जैसे इसमें 0 की पावर 1/3 करोगे आएगा 0। ऐसे y1 की वैल्यू यानी एफ एक्स जीरो प्लस एच की वैल्यू, एक्स जीरो का मान 1 है, एच का मान 1/3 आया है, यानी जब हम 1/3 की पावर 1/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा यही 1/3 की पावर 1/3। इसके बाद हम जब y2 का मान निकालेंगे तो आएगा यफ एक्स जीरो प्लस 2h। तो इस केस में यक्स जीरो और हमारे पास 2h है यानी 2/3 आएगा। कहने का मतलब 2/3 की पावर 1/3। यह हम फंक्शन में भी साथ में लिखते चले जा रहे हैं, जो कि ये है। हमें कितनी n 6 माना है तो 7 फंक्शनल वैल्यू निकल के आएंगी। अगर n को 6 माना है तो फंक्शनल वैल्यू जो निकल के आएंगी कम से कम वो 7 निकल के आएंगी। y2 हो गया। अब y3 की हम बात करते हैं, यफ एक्स नॉट प्लस 3h। इस केस में जब हम लिखेंगे यफ एक्स नॉट का मान 0 और 3h का मान 1/3 तो यफ 1 हो जाएगा और 1 की पावर 1/3 मामला 1 आएगा। जब हम y4 की बात करेंगे तो यफ एक्स नॉट प्लस 4h हो जाएगा। एक्स नॉट का मान 0 है, 4h का मान 1/3 है, तो यह आ जाएगा 4/3 की पावर 1/3। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है इसको, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऐसे y5 और y6 निकालो। यफ एक्स नॉट प्लस 5h यानी आएगा यफ 0 प्लस 5/3, यहाँ और कुछ नहीं, 5/3 की पावर 1/3 ही आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर मैंने बढ़ाया और ऊपर बढ़ाने के बाद हमको समझ आया कि एक वैल्यू और निकालनी है, यानी y6 और यफ यक्स 0 प्लस 6h और हमारे पास हो जाएगा यफ 0 प्लस 6/3। 3 से 6 को भाग करेंगे यानी 2, यह आ जाएगा f2। f2 की वैल्यू निकालेंगे 2 की पावर 1/3, है ना। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई भाई, 7। टोटल वैल्यू हमारे पास ये जो निकल के आई ये कितनी है, 7 है। 7 ही चाहिए था, 7 ही चाहिए था। अब क्या करना है, ट्रेपेजाइडल का फार्मूला लगाना। जैसे 7 वैल्यू हो गई, n बराबर आपने क्या लिया, 6 लिया है। n बराबर क्या लिया, 6 लिया। तो जब ट्रेपेजाइडल लगाओगे, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेपेजाइडल रूल लगाओगे तो इस केस में क्या आएगा, n h होता है, h का मान 1/3 है। ट्रेपेजाइडल, अरे भाई ट्रेपेजॉइडल ऐसे, ओके। इसमें लगाओगे 0 से था 1, क्या था कुछ कहानी कहो, 0 से 2 था भाई, 0 से 2, 0 से 2 था। यहाँ fx और dx था बराबर, यहाँ h आएगा, है ना। फर्स्ट टर्म आएगा प्लस का लास्ट टर्म प्लस का बचा हुआ, ये होता है फार्मूला। h का मान 1/3 आया है, पहला टर्म y0 है, आखिरी वाला टर्म y6 है। आखिरी वाला टर्म क्या है हमारे पास, y6। बचा हुआ कितना है, y1 से लेके y5 तक, y1 y2 y3 y4 और y5। अब इसमें मान रख देना है सबका, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज आपको निकाल लेनी, ठीक। ये कर लेंगे आप, ये कठिन नहीं है। ट्रेपेजाइडल हो गया, ठीक। ट्रेपेजाइडल के बाद जब सिम्पसन 1/3 लगाएंगे आप, सिम्पसन 1/3 रूल, तो इस रूल में क्या होता है, आपको लिखना है ये फंक्शन जो आपको दिया गया है 0 से 2 x की पावर 1/3 dx। इधर हमारे पास 1/3 आएगा और h आएगा। फिर आपको करना क्या है, हाँ इधर देख लो, इधर फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2 भी होता है, डिवाइड बाई 2 भी होता है ना। इससे इधर हमारे पास क्या आएगा, जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, जब हम बात कर रहे होंगे सिम्पसन 1/3 की, ठीक। तो ये हमारे पास आता है पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइड बाई क्या होता है हमारे पास, ऐसे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस का क्या आएगा हमारे पास, 4 टाइम्स ऑड वाले 2 टाइम्स इवन वाले, इस तरीके से आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जे 1/3 हो गया फर्स्ट टर्म क्या है y0, लास्ट टर्म क्या है y6, इसको छोड़ के प्लस का 4 टाइम्स। अब देखो y0 से लेके y6 के बीच में क्या आता है, y1 आता है, y2 आता है, y3 आता है, y4 आता है और y5 आता है, यही आता है। तो इसमें इवन वाले y2 y4 हैं, ऑड वाले y1 y3 और y5 हैं। तो ऑड वाले हमारे पास क्या हैं, y1 y3 और y5,
प्लस 2 टाइम्स इवन वाले क्या हैं y2 प्लस का y4। अब इसमें सबकी वैल्यूज़ हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। ये भी फार्मूला इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जैसे सिम्पसन 1/3 हो गया, इसी क्वेश्चन में आप सिम्पसन 3/8 रूल भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ हमारे पास क्या है 3 है ना, तो जब मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो इसमें हम सिम्पसन 3/8 रूल भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए करना क्या है, आपको सेम आपको क्वेश्चन लिखना है, आगे 3/8 और h लिखना है, ब्रैकेट में पहला टर्म लिखना है और लास्ट वाला टर्म लिखना है प्लस का, है ना। प्लस का आपको करना क्या है 3 टाइम्स यहाँ पे बचा हुआ होता है और प्लस का 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होता है। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का पहाड़ा जो मैंने लिखा होगा। ठीक, कहने का मतलब ये हो जाएगा 3/8 h का जो भी मान है, पहला टर्म हमारे पास क्या है y0 है, आखिरी वाला टर्म क्या है y6 है, प्लस का 3 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स। जैसे हमारे पास टर्म क्या बचे y1 है इसके बीच में, और y2 है, y3 है, y4 है और y5 है ना। मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ क्या है y3 है, तो हमारा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। बाकी 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। कौन सा आएगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। ठीक, ये हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे और इसकी कैलकुलेटर से हेल्प करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम सारे फार्मूले यूज कर सकते हैं, है ना, कोई इशू वाली बात हमारे पास नहीं होती है उसमें। ठीक, इसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे और इनके हम एरर के बारे में भी पढ़ेंगे कि एरर में क्या क्या फ्रीक्वेंसी मिलती है और कौन सा कितनी जल्दी कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट की तरफ, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में यानी कल आपसे। ठीक है।